नमस्कार दोस्तों, आसाम में एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनडीए गठबंधन के साथ जो भी अन्य पार्टियां अलायंस बनाकर चुनाव लड़ रही थी, जैसे असम गण परिषद है, उन्होंने भी 10 सीटें विधानसभा की जीती और असम की राजनीति में काफ़ी प्रभाव पैदा किया। साथ ही बोडो पीपुल फ्रंट ने बोडोलैंड क्षेत्र से 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से उन्होंने 10 सीटें जीती और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बोडोलैंड क्षेत्र भी असम की राजनीति में काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी स्थान रखता है। जिसकी वजह से आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने वाली बोडो पीपुल फ्रंट को आखिर चुनाव जीतने के बाद इससे मिला क्या उनकी समस्याओं, बोडोलैंड क्षेत्र की समस्याओं का क्या हल हो पाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बोडो पीपुल फ्रंट ने, जो बोडोलैंड की प्रमुख पार्टी है, उसने क्या किया था, कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उस समय 2021 में बोडो पीपुल फ्रंट को केवल 4 ही सीटें मिल पाई थी बोडोलैंड क्षेत्र से। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया। 2025 में एनडीए गठबंधन में ये शामिल हो गए और उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि 11 में से 10 सीटें इन्होंने जीत लिए हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि असम में चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के शपथ लेने के साथ साथ ही 4 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है और उनके विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। उसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो रामेश्वर तेली क्या है, जो भी आसाम में चाय बागान में जो काम करने वाले लोग हैं, आदिवासी मजदूर हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण इनकी छाप है और उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया गया, श्रम कल्याण विभाग इनको दिया गया है। चाय, जनजाति और आदिवासी कल्याण और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इनको सौंपा गया है। दूसरे जो कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली है उनमें एकमात्र महिला है, अजंता न्योग। इनको कौन सा विभाग सौंपा गया है, महिला है तो जाहिर सी बात है कि महिला एवं बाल विकास विभाग इनको सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पर्यटन विभाग भी इनको सौंपा गया है। तीसरे अतुल बोरो, ये भी एक बीजेपी के प्रमुख नेता हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इनको सौंपा गया है। असम समझौते का जो क्रियान्वयन किया गया था उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीमा संरक्षण एवं विकास और आबकारी विभाग इनको सौंपा गया है। चौथा अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो दोस्तों इनमें जो हम बात करें प्रमुख है चरण बोरो। इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये किससे आते हैं, ये बोडो पीपुल फ्रंट की पार्टी से आते हैं, बोडोलैंड क्षेत्र से आते हैं। इन्हें क्या सौंपा गया है, परिवहन विभाग सौंपा गया है, बोडोलैंड कल्याण विभाग सौंपा गया है। अगर दोस्तों इनकी अगर हम बात करें तो यही वो नेता थे, ये बोडो पीपुल फ्रंट के एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं और हग्रामा मोहिलरी जी, जो बोडो पीपुल फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख लीडर हैं, उनके भी बहुत करीबी माने जाते हैं। और ये क्या है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 2025 में जब बोडो पीपुल फ्रंट क्या हुआ था, एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ था। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण नेता है, जो बोडो पीपुल फ्रंट के एक प्रमुख नेता है। और साथ ही इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया है, उन्होंने क्या किया कि जैसे शपथ जब इन्होंने ली तो अपनी भाषा में ली, बोडो भाषा में, ऐसा नहीं है हिंदी या इंग्लिश में ली, अपनी बोडो भाषा में इन्होंने शपथ ली, जिसकी वजह से ये जो बोडो पीपुल हैं उनके काफ़ी लोकप्रिय बन गए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो चरण बोरो असम के बोडोलैंड क्षेत्र के एक बेहद प्रभावशाली और कद्दावर आदिवासी बोडो नेता है। वह वर्तमान में बोडो पीपुल फ्रंट के प्रमुख चेहरे में से एक है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो चरण बोरो ने उदालगिरी जिले के माजपत विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार 16, 21 और 26 में विधानसभा चुनाव जीता है। 2026 के चुनाव में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन जी की प्रमुख पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी थी रेखा बरला, उनको 55,546 वोटों के भारी अंतर से हराया। इस चुनाव में उन्हें कुल 84,718 मत प्राप्त हुए। तो काफ़ी अधिक संख्या में इन्होंने वोट प्राप्त किए और काफ़ी भारी अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। अब दोस्तों हम बात करें कि देखिए दोस्तों, चरण बोरो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। मातृभाषा में शपथ, ये एक प्रमुख टर्निंग पॉइंट बनता है बोडोलैंड क्षेत्र के लिए, बोडोलैंड क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। एनडीए गठबंधन में वापसी के सूत्रधार ये माने जाते हैं। अक्टूबर 2025 में जब बोडो पीपुल फ्रंट ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, तो यह एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में 14 मई 2026 को है पोर्टफोलियो आवंटन में उन्हें परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग सौंपा गया है, जो बोडो समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना गया है।
अब दोस्तों अगर हम बात करें तो चरण बोरो निवर्तमान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले बोडो पीपल फ्रंट के एकमात्र प्रतिनिधि बने थे जब एनडीए गठबंधन में ये 2025 में शामिल हुए थे। असम की राजनीति में उन्हें बोडो क्षेत्र में शांति, प्रगति और जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने वाला एक जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है। तो इनके बारे में हम जान सकते हैं कि इन्होंने बोडो पीपल फ्रंट के पार्टी में रहते हुए और साथ ही बोडोलैंड क्षेत्र में रहते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने काम किए हैं। अब दोस्तों हम बोडोलैंड की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या एनडीए गठबंधन में शामिल होने से क्या इन समस्याओं पर निजात पाया जा सकता है, क्या इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोडोलैंड क्षेत्र में जनसांख्यिकीय और पहचान का संकट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों बोडो क्षेत्र में जो बाहरी लोग, विशेष रूप से बांग्लादेशी प्रवासी और साथ ही हमारे देश के जो अन्य राज्य हैं जैसे बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, जो बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ से काफ़ी अधिक संख्या में, और बांग्लादेश से जो इलीगल रूप से काफ़ी अधिक संख्या में लोग वहाँ पर जाकर बसने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या है, बाहरी प्रवास के कारण मूल बोडो समुदाय अल्पसंख्यक हो गया है। और क्या हो गया है, जिससे उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान खोने का डर लगातार सताता रहता है, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। और जो वहाँ के जो मूल निवासी है, बोडो समुदाय के लोग हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या स्थिर है। जो बाहर से जाकर रह रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, उनको अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान खोने का डर लगातार सताता रहता है। इन्होंने काफ़ी लंबे समय से अलग राज्य की मांग ये लगातार करते रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से बोडो समुदाय अपने लिए अलग रूप से पूर्ण और संप्रभु बोडोलैंड राज्य की मांग लगातार करता रहा है, लेकिन अभी इन्हें ना तो बोडोलैंड केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ना अलग राज्य के रूप में इनको मिल पाया है। केवल हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत यहाँ पर क्या किया गया है, एक काउंसिल, एक परिषद बनाई गई है। इस मांग को लेकर कई उग्रवादी संगठनों जैसे एनडीएफबी, बीएलटी ने हिंसक आंदोलन और उग्रवाद का रास्ता चुना, जिससे दशकों तक इस क्षेत्र में अशांति रही, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी वायलेंस भी देखने को मिला। अब दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो अंतर्जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष, जैसे दोस्तों पिछले दिनों भी हमें देखने को मिला, जैसे जनवरी के महीने में देखने को मिला हमें कि कोकराझार में वहाँ पर काफ़ी हिंसक घटना हुई। इसके बाद हम देखें पिछले महीने ही चिरांग में भी काफ़ी हिंसक घटना देखने को मिली। तो इसमें क्या है दोस्तों, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीसी में बोडो लोगों के अलावा गैर बोडो जैसे कोच राजवंशी, संथाली, बंगाली, मुस्लिम और आदिवासी भी रहते हैं। अलग प्रशासन या स्वायत्तता के मुद्दे पर बोडो और गैर बोडोज के बीच अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती है। तो यहाँ की ये मूल समस्याएं मानी जाती है, जनसांख्यिकीय बदलाव, अलग राज्य की मांग और साथ ही अंतर्जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष लगातार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो जो और भी जो समस्याएं हैं उनमें ये एक है सीमा विवाद और क्षेत्र का निर्धारण। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो बोडो संगठन अपने बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा और निरंतर भूभाग चाहते हैं। उनका मानना है कि हमारा जो बोडो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ी संख्या में होना चाहिए, लेकिन कई अन्य समुदाय और अपने अधिकारों की मांग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। इससे क्षेत्र की सीमाओं और प्रशासनिक निर्धारण को लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कि जैसे दोस्तों हम बोडोलैंड क्षेत्र की बात करें तो उसमें क्या है कि जो बोडोलैंड का जो प्रमुख जो एरिया है, 4-5 जिले हैं जैसे कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगढ़ी है। इनके अलावा भी बोडो समुदाय के लोग बाहरी इलाकों में भी, उनके आसपास के इलाकों में भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि हमारे जो बोडो क्षेत्र के लोग हैं, बोडो समुदाय के लोग हैं, उनका क्या होना चाहिए, एक सेपरेट एरिया होना चाहिए, सेपरेट सीमा का निर्धारण होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। ये भी इनकी एक प्रमुख समस्या है। दूसरी अगर हम बात करें तो आर्थिक पिछड़ापन और बेरोजगारी। बोडोलैंड के अधिकांश हिस्से में औद्योगिकरण और आधुनिक विकास की कमी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। पलायन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुनियादी ढांचे, कृषि समस्याएं और रोजगार के अवसरों की भारी कमी के कारण यहाँ का युवा वर्ग अक्सर असंतोष का शिकार होता रहता है, जिसकी वजह से यह भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। अब दोस्तों जो मूल समस्या हमें और देखने को मिल रही है कि जैसे बोडो पीस अकॉर्ड किया गया था, बोडो समझौता किया गया था 1993 में किया गया था, उसके बाद 2003 में किया गया, उसके बाद 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड किया गया, और जो प्रावधान किए गए थे वो क्या है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। जैसे हम देखिए कि 125 संविधान संशोधन अभी लागू ही नहीं हो पाया है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सरकार और बोडो समूह के बीच कई ऐतिहासिक समझौते, जैसे 2003 में बीटीसी समझौता और 2020 का त्रिपक्षीय बोडो समझौता हुआ है, लेकिन प्रशासन
प्रशासनिक देरी और राजनीतिक जटिलताओं के कारण इनके पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा आती रही है, जिसकी वजह से इन समझौतों में जो प्रावधान किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये समस्या लगातार बनी हुई है। अब दोस्तों ये थी बोडोलैंड क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं जो बोडोलैंड क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। अब दोस्तों देखना यह होगा, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, और बोडो पीपुल फ्रंट भी अब एनडीए के साथ अलायंस बनाकर चुनाव लड़ा था और अब एनडीए में शामिल है। तो तीनों जगह अब एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो क्या इन समस्याओं का हल हो पाएगा? क्योंकि लगातार बोडोलैंड क्षेत्र में काफी विकास भी अभी देखने को मिला है और बोडोलैंड क्षेत्र के ऊपर काफी ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें यह देखना होगा कि क्या इन समस्याओं का हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज की जो स्थिति है, अगर हम उसको देखें तो उससे मजबूत स्थिति कभी आ नहीं पाएगी, ना इससे पहले कभी आई थी। क्योंकि दोस्तों तीनों जगह, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे बोडोलैंड क्षेत्र हो, तीनों जगह एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और इससे बेहतर स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। अगर इन समस्याओं का हल होना है तो इसी समय होना है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।